हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि 100 एमसीक्यू होने वाले हैं, यानी कि आप एक ही वीडियो से 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर लोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर 100 एमसीक्यू को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो आईपीसी से संबंधित है कि आईपीसी को गवर्नर जनरल को कब प्रेजेंट किया गया था। तो इसको प्रेजेंट किया गया था 1837 में। अगला प्रश्न है आईपीसी की ड्राफ्टिंग किस साल में कंप्लीट हुई थी। 1850 में। हम थोड़ा स्पीड में करते चलेंगे ताकि जल्दी से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते रहें और आप भी इन्हें याद कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा कि आईपीसी को प्रेजेंट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस साल के अंदर। तो इसे प्रेजेंट किया गया था 1850 में। अगला प्रश्न है आईपीसी कब एनफोर्स में आया था। तो आईपीसी हमारा 1860 में जो है एनफोर्स में आया था। अब बात करते हैं कि आईपीसी की जो ड्राफ्टिंग है वो किस कमीशन के द्वारा की गई थी। तो हमारी जो फर्स्ट लॉ कमीशन है उसके द्वारा आईपीसी की ड्राफ्टिंग कंप्लीट की गई थी। आईपीसी को ड्राफ्ट करने की जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी उसके हेड कौन थे। उसके हेड थे हमारे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इन्होंने ही आईपीसी को लिखा है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। आईपीसी में डाउरी के बारे में कहाँ पर दिया गया है। तो सेक्शन 304 बी जो है वो बात करती है डाउरी के बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न है फर्स्ट लॉ कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1834 में। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसे चार्टर एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा जो चार्टर एक्ट है वो कौन से साल का एक्ट है। तो 1833 का जो था हमारा चार्टर एक्ट था। अगला प्रश्न है कि कर्ब इनफिटिसाइड जिसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु, उसके बारे में आईपीसी में कहाँ पर बताया गया है, कौन डिज़ाइन करता है। तो सेक्शन 315 जो है वो इस बारे में बात करता है। अब ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब कि एक तरह से सिचुएशन दी गई है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है और वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ए जेड को एक आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक पत्र लिखता है जो इस तरह की आपराधिक साजिश में एक सह अपराधी को संबोधित किया जाता है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां उम्मीद है कि जो पुलिस अधिकारी है उसे खोज लेगा। तो ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया। तो ए ने यहाँ पर उसके मतलब सेम उसी तरीके का एक पत्र बनाकर दूसरे की लिखाई में और वहाँ पर रख दिया। तो ये बात कर रहा है फॉल्स मतलब ये बात कर रहा है फैब्रिकेशन फॉल्स एविडेंस की, जो कि हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 192 में। तो इसका आंसर ये होगा 192। अब हम बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में जो है हमारा आईपीसी अप्लीकेबल नहीं होता। तो आईपीसी हमारा अप्लीकेबल नहीं होगा अगर फॉरेनर कोई फॉरेन कंट्री में अगर कोई अपराध कमिट करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि ए एक सिटीजन है इंडिया का और वो युगांडा में मर्डर करता है और उसे अरेस्ट किया जाता है दिल्ली में। तो कहाँ पर उसे ट्राई किया जाएगा। तो उसे ट्राई किया जाएगा दिल्ली के अंदर, यानी कि जहाँ पर वो पकड़ा गया है वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा। इससे संबंधित है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 हमें कहता है कि हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड मर्डर इन युगांडा ही कैन बी ट्राई और कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस वेयर ही इज़ फाउंडेड। यानी कि जहाँ पर वो मिला है
वहीं पर उसको ट्राई किया जाएगा। ये सेक्शन 4 के अंतर्गत इल्यूस्ट्रेशन दी गई है, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर आपके समक्ष डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं एक और सिचुएशन को कि कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर इंडियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है। तो फॉरेन कंट्री में इंडिया के द्वारा अगर क्राइम कमिट किया जाता है, इंडिया में फॉरेनर के द्वारा क्राइम कमिट किया जाता है, इंडियन शिप में किसी पर्सन के द्वारा क्राइम कमिट किया जाता है, तो इन सभी सिचुएशन पर ही हमारी जो कोर्ट का है वो जुरिस्डिक्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है लास्ट। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा इस सिचुएशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं क्राइम के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इन सभी में से कौन से हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो ही हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक्टस रियस और मेंस रिया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो रिलेटेड है कि क्राइम जहां पर इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होती तो उसके बाद भी वो क्राइम होगा और हम उसके लिए लायबल होंगे। तो ऐसा कौन सा है इन सभी में से? क्या वो वेकेरियस लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, एक्ट ऑफ गॉड है या फोर मेजर है? तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल हमें यह कहता है भले ही मेरी इंटेंशन ना हो लेकिन मेरे एक्ट से अगर किसी दूसरे को कोई हार्म हो रहा है तो मैं वहाँ पर क्या हूँगा? मैं वहाँ पर लायबल हूँगा। अब हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम को जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संभावना है आने की, नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन ए क्राइम, यानी कि आपका पहले माइंड जो है वो गलत होगा उसके बाद ही आप क्राइम कमिट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है कि जितने भी स्टैट्यू हैं मेंस, उन सभी में यह माना जाएगा कि मेंस रिया होगा जब तक कि उनका विरोध ना किया जाए। तो ऐसा व्यू किस केस के अंतर्गत कहा गया था? यानी कि कोई भी अगर आपने क्राइम किया है, सबसे पहले जज साहब ये देखेंगे कि हाँ भाई आपका मेंसरिया था। अगर आपका मेंसरिया नहीं था तो आपको खुद ही उसे प्रूफ करना होगा। तो यह बात डिसाइड की गई थी हमारे शहराज वर्सेस डी रिटजन के केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो रिलेटेड है कि कहाँ पर मेंस रिया को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, कौन से केस में? क्या किडनैपिंग में, रोबरी में, ट्रेसपास में या नॉन ऑफ द रो, यानी इसमें से कोई भी नहीं है। तो किडनैपिंग के केस में हमें मेंस रिया यानी कि गिल्टी इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है। आप किडनैपिंग तब भी कर सकते हो जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो, आपका मन बन गया किसी बच्चे को, आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं इसे ले जाता हूँ, तो आप उसको उसके लॉफुल गार्जियन से उसकी सहमति के बिना ले जा रहे हो, हुआ तो वो किडनैपिंग ही, लेकिन आप यहाँ पर आपका जो था वो मेंस रिया नहीं था, उसके बावजूद भी आप लायबल होंगे किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे एक और मैक्सिम के बारे में। क्या है ये मैक्सिम? क्वाइट फेसिट पर एलियम पर से। इसका क्या मतलब होता है और यह कौन से प्रिंसिपल से संबंधित है? तो क्वाई फेसिट पर से एलियम, सबसे पहले हम इसके मतलब के बारे में समझते हैं। क्वाई फेसिट पर्सन मतलब होता है ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज एक्ट हिमसेल्फ, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो सव्य एक्ट कर रहा है वो दूसरे के द्वारा एक्ट कर रहा है। यानी कि मैं प्रिंसिपल हूँ और ये एजेंट है, एजेंट ने मेरी डायरेक्शन में कोई कार्य करा तो इसका मतलब यह कार्य जो है प्रिंसिपल ही कर रहा है। तो इसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है क्वाइट फेसिट पर एलियम पर से का मतलब होता है जो कि बात करता है हमारी किसके बारे में? वैकेरियस लायबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्राइम की स्टेज किस तरीके से है, क्या सीक्वेंस है उसकी। तो सबसे पहले आएगी हमारी इंटेंशन, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट, फिर एकम्प्लिशमेंट। तो इस तरीके से हमारी स्टेज बताई गई है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि जो वर्ड वुमेन है
दिया गया है आईपीसी के अंदर, उसका क्या मतलब होता है। तो क्या उसका मतलब होता है 15 साल की एज से ऊपर, 15 साल की एज के नीचे, या 21 साल की एज के ऊपर, या कोई भी एज जो इंक्लूड करती है एक छोटी बच्ची को भी जो कि अभी जन्मी है। तो इसमें इन सभी को शामिल नहीं, इसमें शामिल किया जाएगा वो फीमेल, हर तरीके की फीमेल जो अभी जन्मी है या उसकी कोई भी एज है। तो यहाँ पर कोई एज स्पेसिफाई नहीं की गई है, हर तरह की फीमेल को वुमेन कंसीडर किया गया है आईपीसी के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो कि संबंधित है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से। समझते हैं, भारत में कानूनी संप्रभुता संविधान में ही निवास करता है, ना कि हम इंडिया के लोग हैं। यह विचार भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस किस केस के अंतर्गत कहा गया था। तो यह हमारा कहा गया था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न संबंधित है, उसमें कहा गया है प्रीएम्बल इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंतर्गत हेल्ड किया था। यह हेल्ड किया था सेम केशव नंदा भारती केस के अंदर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि हमने जो जुडिशल रिव्यू और फंडामेंटल राइट किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। तो इसे हमने अडॉप्ट किया था अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसने हमने उनसे जो है अडॉप्ट किया था। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब होता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, या हम इसे कहते हैं वामपंथ राज्य हम किसे कहते हैं। तो ये होता है हमारा रिमेनिंग न्यूट्रल टू द रिलीजियस, यानी धर्म प्रति तटस्थ जो रहते हैं उन्हें हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो कि कहता है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत संविधान उतना ही संज्ञेय है जितना कि यह स्थापित करता है जिन्हें दोहरी राजनीति कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट किसने दी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल एज मच एज इट एस्टैब्लिश व्हाट मे बी इज कॉल्ड एज ड्यूअल पॉलिसी। तो यह हमारा कहा गया था किसके द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन से कि किसने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी की ड्राफ्टिंग के बारे में। तो यह हमारा कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के द्वारा कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के अंडर फेडरल कोर्ट का कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है। क्या इसका केवल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन है, या एडवर्सरी, या फिर ये तीनों है। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के अनुसार फेडरल कोर्ट जो है वो ओरिजिनल भी है, अपीलेंट भी है और एडवर्सरी भी है। इन सभी का ज्यूरिसडिक्शन उसके अंतर्गत शामिल होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि माउंटबेटन प्लान लीड टू द एनेक्टमेंट, यानी कि किस एक्ट के द्वारा माउंटबेटन प्लान को लीड किया गया था। तो इसे लीड किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन भारत का सत्ता के हस्तांतरण और देश के विभाजन से संबंधित है। तो इसमें यह बात करता है माउंटबेटन प्लान के बारे में।
अब बात करते हैं कुछ टीपीए के क्वेश्चन भी हम कवर कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कब फोर्स में लाया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो 1 जनवरी 1882 को हमारा टीपीए एक्ट जो है वो लागू हुआ था। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के चैप्टर 7 में कौन सा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में कौन सा अप्लीकेबल नहीं होता है? क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, मुस्लिम लॉ या फिर हिंदू लॉ? तो इसका आंसर है मुस्लिम लॉ हमारा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस प्रोविज़न के अंदर ट्रांसफ़र जो है अप्लाई होता है? क्या वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, मूवेबल प्रॉपर्टी पर, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर? इमूवेबल प्रॉपर्टी मोस्टली, मतलब ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, हालांकि कुछ प्रोविज़न जो है वो अप्लाई होते हैं मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल पर। यानी कि हमारा यहाँ पर ये आंसर काफ़ी सही है, क्योंकि टीपीए का जो एक्ट है वो ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लीकेबल होता है, साथ ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी अप्लीकेबल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो है क्या क्या कवर करता है? वो मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है, इमूवेबल को, मूवेबल या इमूवेबल इन दोनों को, या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो ये इन दोनों को यहाँ पर कवर करता है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि मूवेबल प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों को शामिल करता है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर सारी चीज़ें शामिल होती है, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप और टिम्बर। इसलिए हमारा यहाँ पर 4th आंसर जो है सबसे सही होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 के अनुसार इंस्ट्रूमेंट की क्या डेफिनेशन है? इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है नॉन टेस्टामेंटेटरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर शामिल किया गया है इंस्ट्रूमेंट को। अब बात करते हैं कि कितने विटनेस रिक्वायर्ड होते हैं टेस्टिंग करने के लिए या इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर? तो यहाँ पर 2 जो हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कौन सा प्रोविज़न अप्लाई होता है? तो सबसे पहला है कि वेयर प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफ़र इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की डिग्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र। दूसरा है वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट वेस्ट इन रिसीविंग बाय द और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा आदेश के द्वारा रिसीव इंसॉल्वेंसी की प्रॉपर्टी पर, या फिर पार्टली ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी पर, या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन पर। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 3rd, जहां पर संपत्ति पार्टियों के अधिनियम द्वारा स्थानांतरित की जाती है, वहां पर हमारा अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि ज़मीन में धसी चीज़ों को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की परिभाषा में शामिल किया गया है। किस चीज़ को शामिल किया गया है? कि जो हमारी प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच हैं उन सभी को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि द टेस्ट टू डिसाइड वेदर समथिंग अटैच टू द अर्थ, कि कौन सा टेस्ट सही होगा कि कोई भी चीज़ जो है पृथ्वी अर्थ से जुड़ी हुई है और वो संबंधित है, इमूवेबल है या नहीं है, वो डिपेंड करती है इन सभी में से किस में से? सबसे पहला ऑप्शन है कि डिग्री या मोड ऑफ एनेक्सेशन के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा डिसाइड किया जा सकता है कि वो प्रॉपर्टी उससे जुड़ी हुई है या नहीं, या प्लेस ऑफ एनेक्सेशन के द्वारा, या इलेक्शन के अवॉर्ड के द्वारा। तो हम जो हैं इन 2 टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी अटैच है या नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा पहला और दूसरा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो ये कहता है जहाँ पर क्या प्रॉपर्टी का पार्टीशन
कहलाता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, यस और नो? तो इसमें हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। क्या संपत्ति के विभाजन को संपत्ति का हस्तांतरण कहा जा सकता है? तो नहीं कहा जा सकता इसको। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी वर्ड को डिफाइन किया गया है? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड को आईपीसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की टर्म के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं होती है? गिफ्ट कवर होता है, एक्सचेंज कवर होता है, लीज कवर होता है, लेकिन हमारा जो फैमिली सेटलमेंट है वो कवर नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं कि अटेस्टेशन के संबंध में इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो कि समझा जाता है हमेशा, और वो अटेस्ट किया जाता है कितने विटनेस के द्वारा? एटलीस्ट 2 विटनेसेस के द्वारा उसे अटेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक केस लॉज के बारे में कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, प्रॉपर्टी के पोर्शन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। यह बात किस केस के अंतर्गत हेल्ड की गई थी? तो वीएन सेरान वर्सेस अजीत कुमार 1983 का केस था। इस केस के अंतर्गत यह बात हेल्ड हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एक्शनेबल क्लेम इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? मॉर्गेज डेप्ट ये एक्शनेबल है, मैन से प्रॉफिट एक्शनेबल है, डिक्री ये भी एक्शनेबल है, लेकिन जो प्रोविडेंट फंड है ये एक्शनेबल हमारा नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इनमें से कौन सा एक्शनेबल है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारा एक्शनेबल क्या क्या है? एक्शनेबल है हमारा पार्टनरशिप, और यहाँ पर एक्शनेबल है हमारा एरियर ऑफ रेंट। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा जवाब हो गया? हमारा जवाब हो गया ए और सी दोनों। अब हम बात करते हैं कुछ एडवोकेट एक्ट के बारे में। एडवोकेट एक्ट के संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से में विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सभी में से कौन सी एडवोकेट की ड्यूटी नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि एडवोकेट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 के ब्रीच को कमिट नहीं करता। क्या ये ड्यूटी नहीं है? इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा गया है, ड्यूटी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? टू नो टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और हुज एग्जीक्यूटिव कमेटी ही इज़ ए मेंबर, यानी कि जिस कमेटी का वो मेंबर है वो वहाँ पर उसके बिहाफ पर अपीयर हो रहा है, क्या वो उसकी ड्यूटी है? अगर वो जानता है, हिंदी में पढ़ते हैं अच्छे समझ में आएगा, जिस संगठन की कार्यकारी समिति का वह सदस्य है उसकी ओर से एक पेश होने के बारे में जानता है। और तीसरा है टू नॉट अपीयर बिफोर ए कोर्ट और अथॉरिटी इन विच ही इज़ ए रिलेटिव, यानी कि वो किसी भी ऐसी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता है जहां पर उसके रिलेटिव जो हैं उसके रिलेशन से संबंधित वो नहीं हो सकता है कि एक सदस्य के ट्रिब्यूनल प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होने के लिए जिसमें उसके रिश्तेदार सदस्य हैं, वहाँ पर भी वो अपीयर नहीं होगा। और लास्ट है हमारा टू कंडक्ट हिमसेल्फ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ केस बिफोर ए कोर्ट एंड अदरवाइज एक्ट बिहाफ ए कोर्ट। तो इसका यहाँ पर ये सभी जो है एडवोकेट की ड्यूटी है, केवल इसको छोड़कर। तो हमारा इसका पहला आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि एडवोकेट की ड्यूटी के संबंध में कौन सा रूल डील करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल चैप्टर 2 और पार्ट 6 के अंदर, जो कि कोई भी मनी रिसीव की जाती है किसके द्वारा? क्लाइंट के द्वारा। तो रूल 25 जो है इस बारे में हमारा बात करता है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो रूल बना सकती है किन किन चीज़ों पर। सबसे पहले वो रूल बना सकती है बार काउंसिल के मेंबर की क्वालिफिकेशन से संबंधित और ऐसे मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित। तो पहला सही है, एडवोकेट को वो एनरोल करता है, ये भी सही है। और यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं लीगल एजुकेशन, तो ये भी सही है। तो इसका जवाब हुआ हमारा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 किस बारे में डील करता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 डील करता है हिंदू मैरिज की कंडीशन के बारे में। अगला प्रश्न है कि ए ने मैरिज की एक 22 साल की लड़की से जो कि उसके मैटरनल अंकल ए मैरिज बिटवीन ए गर्ल ऑफ 22 ईयर मैरिड विद हर मैटरनल अंकल सन ऑफ 23 ईयर इन अकॉर्डेंस विद ए स्पेशल मैरिज एक्ट। यानी कि विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार एक 22 साल की लड़की का विवाह उसके मामा के लड़के जो कि 23 वर्ष का है उसके साथ हुआ, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार ऐसी मैरिज को क्या कहा जाएगा। तो ऐसी मैरिज को क्या वॉइड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, या वॉइड होगी वो केवल इन द नॉर्थन इंडिया। तो ऐसी मैरिज को जो है वॉइड माना जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कब जो है फोर्स में आया था, कब इसे लागू किया गया था। तो इसे लागू किया गया था 18 मई 1955 को। अगला प्रश्न हमारा संबंधित है केस लॉ से कि कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह हेल्ड हुआ था कि टीचर जो है वो वर्कमैन नहीं है। तो यह हेल्ड हुआ था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं एक रिट के बारे में कि क्वा वारंटो की रिट किस पर्पस के लिए इसे लागू किया जाता है। तो ये किए जाती है किस चीज़ के लिए, सार्वजनिक पदों पर अवैध कब्जे के बारे में बात करती है। अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर अवैध रूप से बैठा हुआ है तो वो उसे उसकी पोजीशन से क्या करती है, बाहर करती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा जो है पीआईएल से संबंधित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित इन सभी में से केस नहीं है। तो हमारा ये केस और ये केस, ये तीनों केस पीआईएल से संबंधित है, केवल पहले को छोड़कर केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से। तो यही इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि लॉ के समक्ष इक्वालिटी, लॉ के सुप्रीमेसी और प्रोडिमेंस, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको हिंदी में पढ़ते हैं कानूनी भावनाओं की प्रबलता। तो इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है रूल ऑफ लॉ के अनुसार। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। यानी कि हमारा जो जीवन का अधिकार है वो मरने के अधिकार को शामिल नहीं करता। यह किस केस के द्वारा यह बात हेल्ड हुई थी? तो यह बात हेल्ड हुई थी हमारी ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो कि एक रिट है, सर्चुररी रिट जो है इशू की जाती है किसके अगेंस्ट? इसे इशू किया जाता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में किस केस के अंतर्गत यह बात डिक्लेयर की गई थी कि 3 बार तलाक, ट्रिपल तलाक किसी एक मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को कहना उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था, असंवैधानिक माना गया था।
तो इसे माना गया था श्रेया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारा संविधान। सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है और सभी को मोस्टली पता होगा कि हाउ मैनी ईयर मंथ एंड डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ड्राफ्टिंग जब की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले तैयार होकर जब निकला था, तो उस समय पर इसमें कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे। तो उस समय पर इसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल अवेलेबल थे। उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न संबंधित है कि किसने यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरेशन है और वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसिटी है। तो ये कहा गया था सर एहर जेनिंग के द्वारा। साथ ही एक और स्टेटमेंट थी जो कि हमने सेकंड इस क्वेश्चन में डिस्कस की है कि किसने यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यह हमारा कहा गया था के.सी. वेरे के द्वारा। उसके बाद है किसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। तो इसे माना जाता है हमारा आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो B.R. अम्बेडकर को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट माना जाता है। साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह बात हेल्ड की थी कि यह परमानेंट ऑब्लिगेशन है सभी मेंबर्स की मेडिकल ऑफिसर के, मेडिकल प्रोफेशनल, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है जो हमारा चिकित्सा देखता है उन सभी मेंबर्स की यह ड्यूटी है, भले ही वो गवर्नमेंट हो भले ही वो प्राइवेट हो, कि वो मेडिकल एड देंगे सभी इंजर्ड पर्सन को जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है, इमीडिएटली, बिल्कुल तुरंत, बिना वेट किए, कोई भी जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है उनको छोड़कर। तो यह बात किस केस के अंतर्गत हेल्ड की गई थी? तो यह बात हेल्ड की थी परमानंद खातरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कटारे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कुछ सीआरपीसी के क्वेश्चंस के बारे में कि कौन सी सेक्शन है सीआरपीसी की जो प्रोवाइड करती है पुलिस रिपोर्ट को देने के संबंध में। सेक्शन 177, 173 2(1)(a) और 174 या 175। तो 173 2(1)(a) इस बारे में बात करती है। अब बात करते हैं सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर बॉन्ड के कैंसिलेशन और बेल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है हमारा सेक्शन 446A के अंतर्गत। अब बात करते हैं सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कहाँ पर बताया गया है, कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 438 इस बारे में बात करता है। उसके बाद है कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जो ये बात करता है कि पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है कि वो एक्यूज को उसके अरेस्ट के बारे में बताए। तो सीआरपीसी के सेक्शन 50 में यह बात कही गई है। अब बात करते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 482 में जो इनहेरिएंट पावर दी गई है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो यह इनहेरिएंट पावर दी गई है हाई कोर्ट को। अब हम बात करते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है, जो कि कैपेबल है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा इसका यही आंसर है। दूसरा है ये बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री आ जाती है लेकिन वो उसे एग्जीक्यूट करने में कैपेबल नहीं होता, तो ये नहीं होगा। कोई भी सिटीजन जिसके फेवर में डिग्री पास होती है लेकिन वो कैपेबल है उसे एग्जीक्यूट करने में, ये थोड़ा सा मिसमैच हो चुका है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 बार सेम लिख दिया है शायद, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये दोनों ही मेरे को आंसर सेम ही लग रहे हैं। नहीं, सॉरी,
ये बात कर रहा है सिटीजन की, ये बात कर रहा है पर्सन की, तो ये वाला हमारा है जो सबसे राइट है। उसके बाद यहाँ पर कॉरपोरेशन की बात की जा रही है, ये भी हमारा सही नहीं है। तो डिग्री का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास हो रही है और वो उसे एग्जीक्यूट करने में भी कैपेबल है। तो हमारा पहला जो है इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा ऑर्डर है जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में। अनसाउंड माइंड पर्सन और माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कौन सा ऑर्डर है सीपीसी का जो बात करता है, तो ऑर्डर 32 इस बारे में बात करता है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीपीसी के किस ऑर्डर में यह निर्धारित किया गया है कि जर्नल रूल गवर्न किया गया है कोर्ट में प्लीडिंग के संबंध में। तो ऑर्डर 5 इस बारे में जो है बात करता है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीपीसी के अंदर कब एलियंस का मतलब यहाँ पर होते हैं विदेशी के द्वारा शूट को फाइल करने के संबंध में प्रोविज़न दिया गया है। तो सेक्शन 83 इस बारे में हमारा बात करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम सेक्शन 88 को पढ़ते हैं सीआरपीसी के ऑर्डर 35 के साथ, तो वो डील करता है किस बारे में, वो डील करता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जो रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा की बात की गई है, सेक्शन 10 में रेस सब जुडाइस की बात की गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि एक डंप विटनेस है जो कि अपना एविडेंस दे रहा है ओपन कोर्ट में, और ऐसे एविडेंस को क्या ट्रीट किया जाता है, ऐसे एविडेंस को ट्रीट किया जाता है ओरल एविडेंस। हमारा अगला प्रश्न है, ये एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम है, आपसे काफ़ी बार पूछी जा सकती है, यूबी जस ईबी रेमेडियम। हमने एलएलबी के करने के समय पर भी हमने काफ़ी बार इसके बारे में लिखा है। तो इसका मतलब होता है वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। अब बात करते हैं अगले मैक्सिम के बारे में जो है इंजूरिया साइन डैमडम, एक होता है डैमडम साइन इंजूरिया। तो ये दोनों मैक्सिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लीजिए। तो इसका जवाब है ये इंजूरिया इन्फ्रिजमेंट या फिर वोलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो उसका मतलब होता है ये डैमेज विदाउट इन्फ्रिजमेंट या फिर वोलेशन ऑफ लीगल राइट, जो होगा हमारा डैमडम साइन इंजूरिया का आंसर। तो दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो किसी पर्सन के कैरेक्टर की बात की गई है वो कब रिलीवेंट नहीं होगा इन सभी केसेस के अंदर। तो सबसे पहला जो है कि क्रिमिनल केस में एक्यूज के प्रीवियस गुड कैरेक्टर वो रिलीवेंट होगा या अनरिलीवेंट होगा। यहाँ पर पूछा गया है कब वो रिलीवेंट नहीं होगा। तो सबसे पहला है ये रिलीवेंट होगा प्रीवियस बैड कैरेक्टर, जो कि क्रिमिनल केस में गुड कैरेक्टर के रिप्लाई में ये भी रिलीवेंट होगा। सिविल केसेस में उसका जो कंडक्ट है वो प्रूव हो जाता है, ये भी रिलेवेंट होगा। सिविल केसेस में डैमेज के अमाउंट को इफ़ेक्ट करने का कैरेक्टर ये यहाँ पर रिलेवेंट नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर है यही। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा प्राइमरी एविडेंस है इन सभी में से। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है हमारे प्राइमरी एविडेंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है ओरिजिनल से कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी या फोटोस्टेट से कॉपी, ये सारे हमारे सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि रेस्ट्रिक्शन जो इम्पोज हो सकती है फ्रीडम के ऊपर जो प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 19, यहाँ पर है 19(1)(a) के अंदर, वो किस ग्राउंड पर हो सकती है। तो वो हमारी हो सकती है सेडेशन के ग्राउंड के ऊपर।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है इन सभी में से किस ग्राउंड के ऊपर। तो क्या उसे उसके मिसबिहेव के ऊपर उन्हें रिमूव किया जा सकता है, इनकैपेसिटी पे उन्हें रिमूव किया जा सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के वोलेशन पर उन्हें रिमूव किया जा सकता है। यानी कि हम इन सभी ग्राउंड पर जो है प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा लास्ट। तो यही थी आज की 100 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किए। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर लेके आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।